जिसको हम आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्यूट रोमेटिक फीवर, या जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, और जिसको हम अपने देसी लैंग्वेज में हड्डियों का बुखार भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली ये क्या है? एक्यूट रोमेटिक फीवर, या जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और चूंकि जिस्म में किसी एक आर्गन में नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ सिस्टम्स में हो जाती हैं, तो ये एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। यानी एक सिस्टम में नहीं बल्कि कई सिस्टम्स में हो जाती है। कब होती है? इन्फेक्शन के बाद। तो ये पोस्ट इन्फेक्टिव है। तो एक्यूट रोमेटिक फीवर, या जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, ये एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि इन्फेक्शन के बाद होती है। इन्फेक्शन के कितने बाद? कुछ बुक्स कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते बाद, कुछ बुक्स कहते हैं कि 2 से 4 हफ्ते बाद, कुछ बुक्स कहते हैं कि 2 से 6 हफ्ते बाद तक हो सकती है। तो 2 से 6 हफ्ते बाद ये एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन के 2 से 6 हफ्ते बाद। और ये इन्फेक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म ने, कौन से बैक्टीरिया ने करवाया हुआ होता है? ये होता है हम्म। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम सिंपल अल्फाज में या दूसरे नाम में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, विच इज आल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज। जब इसका इन्फेक्शन होता है, सपोज ये वो बैक्टीरिया है और ये अटैक करता है आपके फेरिंग्स में, और आपके फेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन करवा देता है, यानी फेरेंजाइटिस करवा देता है। तो गले के अंदर ये इन्फेक्शन हो गई, फेरेंजाइटिस हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो इस बैक्टीरिया के कुछ टुकड़े, ये बैक्टीरिया जो हैं जो कि हमारे गले के अंदर मौजूद हैं, हमारे गले के अंदर इसने इन्फेक्शन करवाया हुआ है, इस बैक्टीरिया के कुछ टुकड़े, ये देखो कुछ टुकड़े इसके इसने लिए हुए हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, एपीसी। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस बैक्टीरिया के कुछ टुकड़े लेके जाता है इम्यून सिस्टम के पास। तो ये क्या है? इम्यून सिस्टम। इसके जवाब में इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? आती हैं और ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? मार देती हैं। तो अच्छा। नॉर्मल इंसान में इस तरह होता है। नॉर्मल इंसान में जब ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाई, इसका दूसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनीज है, ये जब आपके गले के ऊपर हमला करता है, आपके जिस्म के ऊपर स्पेसिफिकली फेरेंक्स के ऊपर हमला करता है, फेरेंजाइटिस करवाता है, तो हमारे फेरेंक्स के अंदर इम्यून इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, वो इस बैक्टीरिया के कुछ टुकड़े लेके इसको इम्यून सिस्टम के पास ले जाते हैं। इम्यून सिस्टम फिर इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाता है, और ये एंटीबॉडीज जाके उस बैक्टीरिया को अटैक करके मार देती हैं और साफ सफाई हो जाती है। तो ये नॉर्मल इंसान में इस तरह होता है। लेकिन 3% लोग ऐसे होते हैं कि उनमें मसला खराब हो जाता है। और वो कैसे खराब होता है? 3% लोग ऐसे हैं कि उनको जब ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, फेरेंजाइटिस होता है, और उनके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये बैक्टीरिया के कुछ टुकड़े इम्यून सिस्टम के पास लेके आते हैं, और इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है, ये एंटीबॉडीज, ये जो रेड कलर में मैंने ड्रा की, ये एंटीबॉडीज एक तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ अटैक कर देंगी, उन पे हमला कर देंगी जो कि फेरेंक्स में मौजूद है। दूसरा ये क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज अपने जिस्म के टिश्यूज, स्किन के टिश्यूज, हार्ट के टिश्यूज, ब्रेन के टिश्यूज और जॉइंट्स के टिश्यूज, अपने जिस्म के टिश्यूज के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल, मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है एम प्रोटीन।
मिसाल के तौर पर ये एक एम प्रोटीन है जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। ये ये एम प्रोटीन है। तो इसी एम प्रोटीन की तरह नजर आने वाले कुछ प्रोटीन हमारे हार्ट में भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट में, मैं यहाँ पर डाल देता देख रहे हो ये एम प्रोटीन की तरह नजर आने वाला प्रोटीन। तो यस हार्ट सर। में भी इस तरह के प्रोटीन होते हैं। इसी तरह स्किन में भी होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं, जॉइंट्स में भी होते हैं। तो एंटीबॉडीज ये समझती हैं कि शायद ये भी बैक्टीरिया का हिस्सा है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का एम प्रोटीन मौजूद है, इसका मतलब ये भी बैक्टीरिया का हिस्सा है। तो वो इस गलतफहमी की वजह से ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये अपने जिस्म के इन टिश्यूज के ऊपर भी अटैक कर देती हैं। मॉलिक्यूलर ठीक है, मिमिक्री है सर। वेरी गुड वेरी गुड, इसको कहते हैं मालिक्यूलर मिमिक्री। यानी मिमिक्री। बैक्टीरिया का ये जो मालिक्यूल है, ये जो प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये बिल्कुल नजर आता है हमारे जिस्म के, अपने जिस्म के जो टिश्यूज के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है इसकी तरह। ये इनके मालिक्यूल एक दूसरे की तरह नजर आते हैं। मिमिक्री यानी नकल उतारना, उसकी तरह नजर आते हैं। तो मालिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ये नुकसान हो जाता है। 3% लोगों में क्यों होता है, 100% लोगों में क्यों नहीं होता, हर बंदे में क्यों नहीं होता, इसकी रीजन कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। ये देखा गया है कि अक्सर ये बच्चों में होता है, 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, गरीब लोगों में होता है, और वो एरियाज जहाँ पे ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा हो, वहां पे ये बहुत कॉमन है। लेकिन एग्जैक्ट वजह इसकी मालूम नहीं है कि भाई सिर्फ 3% में इस तरह क्यों होता है। बाकी 97% में क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं जो कि फेरेंक्स के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इन्फेक्शन करवाया। जबकि जो 3% हैं, उनमें बॉडी के अपने जो टिश्यूज हैं, इनके खिलाफ भी ये एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखो, इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए ना, यस सर। यस सर। हार्ट, स्किन, ब्रेन, स्किन। हार्ट, ब्रेन, जॉइंट। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम, तो ये एक, और ये है क्या, जब एंटीबॉडीज आएंगी तो इन्फ्लेमेशन होगी ना। तो ये यस एक सर। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। सिस्टेमिक इसलिए क्योंकि इसमें मोर देन वन सिस्टम इन्वॉल्व है। इन्फ्लेमेशन इसलिए क्योंकि एंटीबॉडीज आ गई, इन्फ्लेमेशन होगी। और पोस्ट इन्फेक्टिव है, यानी पहले इस बंदे को इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था। तो इसलिए जब मैंने डिफाइन किया कि ए पोस्ट इन्फेक्टिव सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट अकर 2 to 6 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन। 2 to 6 वीक्स क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, तो इन इन एंटीबॉडीज के बनाने पे टाइम लगेगा, इसलिए ये जो नुकसान होगा, ये उसी दिन नहीं होगा जिस दिन आप इन्फेक्शन हुआ, जिस दिन ये बैक्टीरिया आपके गले में आया। इस इन्फेक्शन के 2 से 6 हफ्ते बाद ये नुकसान होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज के बनने और उनके आने और उनके पैक होने और उनके रिएक्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस। तो ये आपके पास रोमेटिक हार्ट डिजीज थी, या एक्यूट रोमेटिक फीवर था। अब भाई हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे कि इस बंदे को रोमेटिक हार्ट डिजीज है या एक्यूट रोमेटिक फीवर है? तो इसके लिए एक बंदा था जिसका नाम है जोन्स। उसने एक क्राइटेरिया निकाला, जो कि पहले सिर्फ जोन्स क्राइटेरिया था, फिर मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया हो गया। तो ये रोमेटिक फीवर यानी रोमेटिक हार्ट डिजीज की डायग्नोसिस में यूज होता है। जोन्स ने क्या कहा, जोन्स ने ये कहा कि भाई अगर आपके पास सबूत हो कि इस बंदे को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ था, यानी ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनी। पायोजीन। तो आपके पास अगर एक ये सबूत हो कि इसको इन्फेक्शन हुआ था, तो सबूत किस तरह हमें मिलेगा, सबूत सर। किस तरह मिलेगा? हम इस बच्चे के गले का जो कल्चर गले के अंदर करेंगे। स्वैब डालेंगे और उसका कल्चर करेंगे, और कल्चर पे ये बैक्टीरिया अगर ग्रो हो जाए तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये सबूत है इन्फेक्शन का। या स्ट्रेप्टोकोकस के जो एंटीजन होते हैं वो हमें मिल जाएं ब्लड में, या हमारा जिस्म इस स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाता है, जिनको हम एंटी स्ट्रेप्टोकोकल या एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज कहते हैं। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर ये एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, तो ये एंटीबॉडीज तो सिर्फ तब बनती हैं जब आपको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो।
तो यस अगर सर। हमारे जिस्म के अंदर ये एंटीबॉडीज मौजूद हैं और इनका टाइटर यानी उनकी मिकदार ज्यादा है, रेज्ड है, आ जाएगी कि हमें मतलब इस मरीज को इस बैक्टीरिया का ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकई का इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए तो इस बंदे के जिस्म में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज मौजूद है, इस बंदे के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई है जिसको हम एएसओ एंटीबॉडीज कहते हैं। तो अगर कल्चर पॉजिटिव हो या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो या एएसओ का टाइटर रेज्ड हो, तो ये सबूत है कि इस बंदे को इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन। सबूत के साथ और क्या चीजें जरूरी है डायग्नोसिस के लिए? जमा दो मेजर क्राइटेरियाज हों, या अगर दो मेजर क्राइटेरिया नहीं है तो दो माइनर और एक मेजर क्राइटेरिया हो। तो मेजर और माइनर क्राइटेरिया क्या है, ये भी हमें जोन्स ने बताए। जोन्स ने कहा कि मेजर क्राइटेरिया को जोन्स से याद रखो, JONES, ओ को मैंने हार्ट की तरह लिखा हुआ है एज ए निमोनिक। तो जे से क्या होते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स। ओ या इससे क्या होता है? हार्ट। हार्ट। एन से क्या होते हैं? नोड्यूल। नोड्यूल्स। रिड्यूस। अब इसका क्या मतलब है आगे जाके बात करेंगे। ई से क्या होता है? एरिथेमा मार्जिनेटम। मार्जिन। और एस से क्या होता है? सिडेनहेम कोरिया। ये देखो, जे से क्या है? जॉइंट्स। जॉइंट्स। ओ से क्या है? हार्ट। एन से क्या है? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, नोड्यूल्स जो कि सबक्यूटेनियस। ई से क्या है? एरिथेमा मार्जिनेटम। एस से क्या है? सिडेनहेम कोरिया। तो ये निमोनिक आपको याद हो गया कि मेजर क्राइटेरिया में आपके क्या क्या आते हैं? जॉइंट्स। JONES। और माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है? माइनर में आता है, माइनर को इस तरह याद रखो कि IM PAP। IM PAP। तो IM से है इन्फ्लेमेटरी मार्कर। देखो, जब भी आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके जिस्म के अंदर ESR ज्यादा हो जाता है, आपके जिस्म के अंदर CRP ज्यादा हो जाती है। तो ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी तो इनकी मिकदार आपके जिस्म में ज्यादा होगी। तो देखो, IM से क्या है? इन्फ्लेमेटरी मार्कर, यानी अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज हो तो ये एक माइनर क्राइटेरिया होगा। P से क्या है? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया किसे कहते हैं? टेम्परेचर को। टेम्परेचर। फीवर। फीवर बुखार। फीवर, पायरेक्सिया कहते हैं फीवर को। ए से क्या है? आर्थ्रेल्जिया, यानी जॉइंट पेन। आर्थ्रेल्जिया किसे कहते हैं? जॉइंट के अंदर दर्द, जॉइंट पेन। और पी से क्या है? प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। देखो, अगर आप लोगों को याद हो ECG में क्या होता था, ये P वेव होता था। पी। उसके बाद ये एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था। फिर हमारे पास इस तरह Q या R और S और T। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना, जहां से P शुरू होता है और जहां पे ये जो इंटरवल है, ये आपका PR पी इंटरवल आर। है। ठीक है। तो अगर किसी यस। बंदे का ये PR इंटरवल ज्यादा हो गया हो, नॉर्मल PR इंटरवल के कितना होता है? 3 से 5 mm, 3 to 5 mm, या 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, जो ECG के बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे। तो अगर ये 5 से ज्यादा हो, जैसे 6 हो या 7 हो या 8 हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। तो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड अगर हो तो ये माइनर क्राइटेरिया में आते हैं। तो जोन्स ने कहा कि IM PAP, जोन्स हो गया मेजर क्राइटेरिया, IM PAP हो गया माइनर क्राइटेरिया। तो मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया ये हैं कि अगर आपके पास सबूत हो इन्फेक्शन का, और इसके साथ या तो दो मेजर क्राइटेरिया पूरे हों, जैसे जॉइंट्स का मसला हो और हार्ट का मसला हो, ये दो हो गए ना, यस सर। या नोड्यूल्स हो और इरिथेमा मार्जिनेटम, या इरिथेमा मार्जिनेटम हो और सिडेनम कोरिया हो, यानी इन पांच में से, पांच मेजर क्राइटेरिया में से अगर दो भी पूरे हो जाएं और साथ में आपके पास सबूत हो इन्फेक्शन का, तो आप क्या कहोगे? इस बंदे को डायग्नोस कर दो कि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है। अगर दो मेजर क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे, तो ये जो माइनर क्राइटेरिया है, इसमें से आपने कितने ढूंढने हैं, कितने पूरे करने हैं? दो। और इसके साथ एक मेजर क्राइटेरिया, यानी इनमें से एक मेजर क्राइटेरिया पूरा करना है, तो तब भी आपका डायग्नोसिस हो जाएगा रोमेटिक हार्ट डिजीज का। समझ आ गई है कि जोन्स क्राइटेरिया क्या है? यस। यस सर।
अब हम समझते हैं कि भाई जॉइंट्स में इन लोगों के क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ट में क्या होगी, नोड्यूल्स क्या है, इरिथेमा मार्जिनेटम क्या है, सीडेनम कोरिया क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं मेजर क्राइटेरिया के जॉइंट्स पे। ये मरीज आपके पास आके कहेगा, यूजुअली बच्चों में होता है ना, हमने ऊपर पढ़ा, यस सर। यूजुअली 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। तो ये माँ इसको लेके आएगी कि डॉक्टर साहब इसको जोड़ों का मसला है, और ये जोड़ों का मसला किसी एक जॉइंट तक में दूध नहीं है। पहले जो है एंकल के अंदर स्वेलिंग थी और दर्द था, फिर नी के अंदर हो गई, फिर एल्बो के अंदर हो गई। समझ नहीं आ रही है आप लोग? तो इसको हम कौन सी आर्थराइटिस कहेंगे? माइग्रेटरी, जो किसी एक जगह पे फिक्स नहीं है। कभी एक जॉइंट में पेन, कभी दूसरे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, कभी तीसरे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, कभी चौथे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन माइग्रेट हो रही है, और चूंकि इसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है बल्कि एक से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पोली आर्थराइटिस, तो माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस इन लोगों को होगा। और ये इसका हाल मार्क फीचर है। अगर कोई आपसे पूछे कि रोमेटिक हार्ट डिजीज यानी एक्यूट रोमेटिक फीवर का हाल मार्क फीचर क्या है, तो आप क्या कहोगे? माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। ये सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है रोमेटिक हार्ट डिजीज की। और बहुत सारे जॉइंट इसमें इफेक्ट होते हैं, और वो जॉइंट यूजुअली होते भी कौन से जॉइंट्स हैं? नी, लार्ज जॉइंट। नर, नी ये एंकल। बड़े बड़े जॉइंट्स है ना। एक तो ये आपकी उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं ये छोटे छोटे हैं, लेकिन एंकल, नी, एल्बो ये तो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं। तो यूजुअली माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होगी, यानी बड़े बड़े जॉइंट्स के अंदर और एक से ज्यादा जॉइंट्स के अंदर माइग्रेटरी पैटर्न की इन्फ्लेमेशन होगी, आर्थराइटिस होगी। समझ आई? यस यस सर। सर। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो जो उसकी माँ है, मरीज की माँ, आपको आके क्या कहेगी कि डॉक्टर साहब 3 दिन पहले इसका एंकल के अंदर स्वेलिंग हुई थी, एंकल के अंदर, यस। फिर वो ठीक हो गई। उसके बाद उसकी नी के अंदर स्वेलिंग हो गई, वो ठीक हो गई, फिर एल्बो के अंदर। यानी ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो आर्थराइटिस है, ये परमानेंट आर्थराइटिस नहीं होती, ये ठीक हो जाती है। यानी नो डिफॉर्मिटी, जॉइंट इससे खराब नहीं होता। ये नॉन इरोजिव आर्थराइटिस होती है, यानी जॉइंट इसमें डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता, और ये ठीक हो जाती है। समझ आई है? यस सर। यस सर। मैनेजमेंट क्या है? इस बच्चे को आपने एस्पाइरिन देनी है। एस्पाइरिन क्या है? एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। देखो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ना, यस सर। जॉइंट्स यस के सर। अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है ना। आर्थराइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। जॉइंट्स के अंदर एक पोली आर्थराइटिस यानी में जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम, इसमें जॉइंट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी, कोई खराबी डिवेलप नहीं होगी, और कोई एरोजन नहीं होगी। अंदर जो जॉइंट्स के दरमियान कार्टिलेज होती हैं वो डैमेज नहीं होगी, यानी नॉन इरोजिव आर्थराइटिस होगी। कभी कभी एरोजिव भी हो सकती है, जिसको फिर हम जैकूट्स आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन यूजुअली नॉन एरोजिव होती है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई? तो यस सर। बेसिकली यस इसमें सर। हुआ क्या? हुआ ये कि जो एंटीबॉडीज बनी थी ना सर आपका वो बैक्टीरिया के नहीं है, खिलाफ, वो नहीं है स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो स्वेलिंग है, ये जो आर्थराइटिस है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, यानी जॉइंट्स की शक्ल खराब नहीं होती, डिफॉर्मिटी नहीं होती, जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होती हैं वो डैमेज नहीं होती, यानी नॉन इरोजिव आर्थराइटिस है। कभी कभी एरोजिव भी हो सकती है, बहुत रेयरली, इसको फिर हम जैकूट्स आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन और ये हमारा वो नहीं है। होता क्यों हुई भाई? इस बंदे के जॉइंट्स के अंदर, बड़े बड़े जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों हुई? की वजह यह है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वाइमेंटिन। अब इस वाइमेंटिन के अंदर कुछ टुकड़े होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर इन टुकड़ों की तरह नजर आते हैं। तो इम्यून सिस्टम ने तो जो एंटीबॉडीज बनाई थी बेसिकली वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ बनाई थी ना, लेकिन यस सर। चूंकि इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि वाइमेंटिन की तरह नजर आते हैं, और वाइमेंटिन हमारे जॉइंट्स में मौजूद होता है, तो हमारी एंटीबॉडीज जॉइंट्स के अंदर जो वाइमेंटिन है उन पे भी अटैक कर लेती हैं, इसलिए जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, और बड़े जॉइंट्स में होती हैं,
और माइग्रेटरी पैटर्न में होती हैं। तो अब अगर कल आपको पास कोई माँ अपना बच्चा लेके आए कि डॉक्टर साहब इसको तो इस तरह का मसला है, पहले नी में था, फिर एंकल में हो गया, फिर एल्बो में हो गया, तो आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए, आप फौरन क्वेश्चन पूछोगे कि 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले बच्चे का गला तो खराब नहीं हुआ था? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर दो यस तीन हफ्ते पहले बच्चे का गला खराब हुआ हो और अब उसको जॉइंट्स के अंदर और बड़े जॉइंट्स के अंदर इस तरह माइग्रेटरी पैटर्न की आर्थराइटिस हो, यू शुड कीप इन माइंड कि ये रोमेटिक फीवर हो सकता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं जब इस तरह की हिस्ट्री होती है तो हम उनको एएसओ टाइटर लिख के देते हैं कि ये टेस्ट करवाओ। अगर एएसओ टाइटर रेज्ड हो, ठीक है, और इस तरह की सर। माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस हो, और जाहिर है फीवर तो होता है इनको, आर्थ्रेल्जिया तो होता है इनको, ठीक है, तो अब देखो 2 माइनर पूरे हो जाते हैं। 2 माइनर हो गए सॉरी। ना कि फीवर है यस। और जॉइंट के अंदर पेन है, ठीक है, और यस सर। जॉइंट के अंदर माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है, और उधर से एएसओ टाइटर भी पॉजिटिव हो गया, तो सबूत भी मिल गया कि इन्फेक्शन हुआ था। यस सर। 2 माइनर भी पूरे हो गए और एक मेजर भी पूरा हो गया, तो हम इनको ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। तो बहरहाल जॉइंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, समझ आई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में ओ, जिसको हमने इस तरह लिखा हुआ है ताकि आपको निमोनिक याद हो कि हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। और हार्ट के अंदर जब देखो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? जॉइंट। एथेल्जिया। एर्थीलिया। आर्थराइटस। आर्थराइटस। जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस। पेन हो तो पेन को हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं। मसल्स के आर्थराइटिस। अंदर पेन हो तो मसल्स को हम माइल्जिया कहते हैं। माइल्जिया। तो ये जो आर्थ्रेल्जिया है इसका मतलब जॉइंट्स पेन, और आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो आर्थराइटिस, एक से ज्यादा जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो वो पोली आर्थराइटिस हो गया। और हार्ट के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हम इसको क्या कहेंगे? मायोकार्डाइटिस। कार्डाइटिस। कार्डाइटिस। कार्डाइटिस ना, मायोकार्डाइटिस। तो अगर हार्ट के मायोकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो कार्डाइटिस यूजुअली इन लोगों में कौन सी कार्डाइटिस होती है? पैन कार्डाइटिस, यानी सारे लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहेंगे, मायोकार्डियम के अंदर हो जाती है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, एंडोकार्डियम के अंदर हो जाती है जिसको एंडोकार्डाइटिस। तो तीनों लेयर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं पेन कार्डाइटिस। समझ आई? यस सर। यस तो सर। जो तीनों लेयर्स हैं इनमें से कौन सी लेयर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है? पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। यस। हार्ट में एक तो ये इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। दूसरा हार्ट के अंदर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी करवाते हैं, और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको ईसीजी में किस तरह नजर आता है? वो जो हमने पीछे पढ़ा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। प्रॉब्लम। जब ईसीजी पे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए, ये इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो हार्ट के अंदर एक तो इसने क्या किया, पेन कार्डाइटिस की, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। दूसरा इसने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक किया। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब? प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर प्रोलॉन्ग पीआरएन। इंटरवल। पीआरएन। समझ आइए आप लोगों को? यस यस सर। सर। क्योंकि ये यस पेन सर। कार्डाइटिस करवाता है, यानी सारे लेयर्स की इन्फ्लेमेशन, और उसमें पेरिकार्डाइटिस जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जिसपे हमने पूरा मॉड्यूल किया है, ये आपके पास। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पेरिकार्डाइटिस, तो याद है हमने उसकी जो रीजंस थी, काजेस थी, यस। काजेस में हम रोमेटिक रूमेटिक। फीवर एक भी पढ़ा था। रोमेटिक रूमेटिक। फीवर भी था सर। रूमेटिक फीवर था सर जी। स्ट्रेप्टो एट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह ये से। देख रहे हो, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यस सर। ऑटो इम्यून था, क्योंकि हमारे अपने इम्यून सिस्टम ने अटैक किया था। तो ये यस सर। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो है, ये वही एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या से, जिस तरह वहां पे बच्चा था, उसका गला खराब हुआ था, और गले खराब होने के 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपके पास आया था माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस के साथ, कार्डाइटिस वाला, 5 से 15 साल का बच्चा।
आएगा। 2 से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले उसका गला खराब हुआ था, सोर थ्रोट हुआ था। हाँ, अब वो आया है और यस। क्या कंप्लेन कर रहा है, डॉक्टर साहब मुझे सीने के अंदर दर्द हो रही है। हाँ, सीने के अंदर दर्द हो रही, और ये दर्द ठीक होती है जब मैं आगे की तरफ झुकता हूँ या ऊपर उठता हूँ। और आप ईसीजी करवाते हो तो ईसीजी में जनरलाइज एसटी सेगमेंट एलिवेशन है और पीआर सेगमेंट डिप्रेशन है। तो ये क्या है? ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। एक्यूट पेरिकार्डिटिस। उस पेरिकार्डाइटिस में हमने पढ़ा था ना कि पेरिकार्डियम के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो चेस्ट में पेन होगी, और ये पेन स्पाइन लेटने से ज्यादा हो जाएगी और बैठने से और खड़ा होने से कम होगी। कम हो गया। हाँ, यस सर। यस yes सर। sir, ईसीजी पे क्या होगा, जनरलाइज्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी यानी सारे लीड्स में, और पीआर यस। सेगमेंट डिप्रेशन होगी। यस सही सर। है। यस सर। तो सिर्फ अगर AVR में पेरिकार्डाइटिस थे हो, सेगमेंट डिप्रेशन हाँ, सर। वेरी गुड, इन ऑल लीड्स ये एक्सेप्ट भी। यूआर, वो हमने वहां पे पढ़ा हुआ है। तो यस सर। अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए तो हमने उधर भी पढ़ा था, यहाँ एक दफा फिर मैनेजमेंट क्या होगी, स्टेरॉइड्स वगैरह। स्टीराइड। तो एक्यूट रोमेटिक फीवर या रोमेटिक हार्ट डिजीज में जो पेरिकार्डाइटिस होता है, एग्जैक्टली उसी तरह का पेरिकार्डाइटिस है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर आपके पास 5 से 15 साल का बच्चा आता है और गला उसका पिछले 3-4 हफ्ते पहले खराब हुआ था, और अब उसको ये हार्ट की ये वाली सिम्टम्स आ रही हैं और ईसीजी पे इस तरह की एलिवेशन और वो है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यू आर डीलिंग विद द पेरिकार्डाइटिस काज्ड बाय द पेरिकार्डिटिस। एक्यूट रोमेटिक फीवर। इसके बाद मायोकार्डाइटिस, और ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। कोई आपसे पूछे कि कोई भी बच्चा एक्यूट रोमेटिक फीवर जब उसको होती है इनिशियल स्टेजेस में, एक्यूट फेजेस में, वो अगर मर जाए तो उसकी मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है, मायोकार्डाइटिस। क्योंकि देखो, मायोकार्डाइटिस में आपके मसल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं ना, हार्ट के मसल्स। यस सर। यस सर, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मायोकार्डिटिस। तो क्या जब आपके हार्ट के मसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाए तो क्या आप कार्डियक आउटपुट जनरेट कर सकोगे, ब्लड को पंप कर सकोगे पूरे नो। जिस्म के अंदर? नो नहीं सर। कर सकोगे। तो क्या हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। हार्ट हार्ट पे। फेलियर हो जाएगी ना। देखो, यस सर। यस आपके सर। हार्ट के मसल्स अगर इन्फ्लेम्ड हो जाएं, जिन्होंने कंट्रैक्ट होना था, जिन्होंने एज ए पंप काम करना था जिन्होंने ब्लड को किक आउट करना था इनटू द एआर्टा, और एआर्टा फिर उसको ब्रेन में, जीआईटी में, पूरे जिस्म में लेके आता था। तो अगर आपका ये पंपिंग सिस्टम, आपके मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो आपका हार्ट यूं समझो कि फेल हो गया है। आपके हार्ट के अंदर ब्लड रुक जाएगा, ब्लड की कंजेशन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड को किक आउट नहीं कर सकते आप। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, और ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। इसके अलावा माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी होंगी। ठीक है, और इनकी रिगर्जिटेशन की वजह से आपको मरमर सुनाई देगा थ्रू आउट द सिस्टोलिक फेज। एक दफा फिर देखो, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेट सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये माइट्रल वॉल है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स कमजोर हो जाएंगे तो ये ब्लड से भर जाएगा ना, क्योंकि ब्लड को तो ये किक आउट यस सर। कर नहीं सकता, एआर्टा के अंदर किक आउट कर नहीं सकता क्योंकि इसके मसल्स कमजोर हैं। तो ब्लड इसके अंदर कंजेशन हो जाएगी ना ब्लड की, क्योंकि आ रहा है यस सर। ब्लड इसमें लेकिन ये इसको किक आउट नहीं कर सकता। तो जब ब्लड की कंजेशन होगी तो ये ब्लड इस साइड वाली दीवार को इधर की तरफ खींचेगा, इस साइड वाली दीवार को इधर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये वॉल्व क्या हो जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो जब ये इधर आ जाएंगी तो ये ब्लड दोबारा वापस एट्रिया में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। हो जाएगा। ये रिगर्जिटेशन होगी। तो इसी तरह ये माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, और ट्राइकस्पिड में भी यानी दूसरे साइड पे भी रिगर्जिटेशन होगी, और इसकी वजह से जो आवाज सुनाई देगी उसको हम कहेंगे कि ये मरमर है, और ये थ्रू आउट द सिस्टल यानी पैन सिस्टोलिक मरमर आपको सुनाई देगा। अब जब ये इस तरह की रिगर्जिटेशन होगी तो एट्रिया में ब्लड जमा होगा, यस एट्रिया सर। में जब जमा होगा तो पीछे लंग्स में जमा होगा, तो लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। तो इसकी मैनिफेस्टेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाए इसका मतलब मायोकार्डाइटिस हो गया है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, LMNOP। एल क्या है, लेसिक्स, ये डायूरेटिक्स है। देखो, इस बंदे के का हार्ट वाफिर मिकदार में ब्लड को किक आउट नहीं कर सकता, इसलिए ब्लड की कंजेशन हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हार्ट के ऊपर बोझ कम करेंगे कैसे, ब्लड की मिकदार को कम करके। तो ब्लड की मिकदार कम होगी तो एट्रियम में भी कंजेशन कम हो जाएगी और लंग्स में भी कंजेशन कम हो जाएगी।
तो ये काम करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन बने। हाँ, यस सर। तो लेसिक्स क्या है? लेसिक्स बेसिकली फ्रूसिमाइड है, जो कि एक डायूरेटिक। मार्फिन देंगे पेन के लिए, मार्फिन ओपियोइड्स हैं, पेन किलर है। नाइट्रोग्लाइसिरिन देंगे। नाइट्रोग्लाइसिरिन क्या करेगा? वेन्स को विद डायलेट करेगा। विद डायलेशन, वेजो नहीं, वीनो वेन डायलेटर। वेनो डायलेशन। वीनो डाय तो जब वेन्स डायलेट होंगी तो ब्लड वेन्स का अंदर स्टोर हो जाएगा और हार्ट के पास थोड़ा आएगा। हम यही यस चाहते सर। हैं ना कि हार्ट के यस पास यस। ब्लड थोड़ा आए, क्योंकि हार्ट की दीवारें यानी मायोकार्डियम कमजोर हो चुका है, पंप कर नहीं सकता। तो खामखा क्यों इसमें इतना ज्यादा ब्लड पहुंचा रहे हो? तो ब्लड को पेरिफेरीज में, वेन्स में स्टोर करो। इसके लिए वेन्स को डायलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम नाइट्रोग्लाइसराइड देते हैं। ठीक है। और चूंकि पल्मोनरी एडिमा की वजह से हाइपॉक्सिया भी होगा, सही तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकेगी, इसलिए ऑक्सीजन भी देंगे। और हेड हाई पोजीशन, इस मरीज को हम इस पोजीशन में इसको कहेंगे कि सीधा लेटना नहीं है, बल्कि टेक लगाना है, ताकि सर ऊपर की तरफ रहे। तो जब सर ऊपर की तरफ रहेगा तो इस ग्रेविटी की वजह से हार्ट के पास ब्लड थोड़ा आएगा। ऐसा है ना? यस सर। यस अगर आप यस। बैठ जाओ तो ग्रेविटी जो है वो ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है, तो हार्ट के पास थोड़ा ब्लड जाता है। लेकिन अगर लेट जाओ तो हार्ट के पास ज्यादा ब्लड जाएगा। तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि हेड हाई पोजीशन में या टिल्टेड पोजीशन में आप बैठ जाओ। तो ये इसकी मैनेजमेंट है मायोकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की मैनेजमेंट क्या थी? स्टीराइड। मायोकार्डाइटिस की मैनेजमेंट क्या है? एलएमएनओपी। क्यों हम एलएमएनओपी दे रहे हैं? लेसिक्स, मार्फिन, नाइट्रोग्लाइसिन वगैरह, क्योंकि मायोकार्डाइटिस की वजह से पल्मोनरी हार्ट एडीमा होता फेल। है, हार्ट फेल हो जाता है, और इसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा। और इस एडीमा को कम करने के लिए आपको फ्लूइड, आपको ब्लड कम करना पड़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डायूरेसिस करनी पड़ेगी। इसके लिए लेसिक्स हमने। और पेरिफेरी के अंदर ब्लड को स्टोर करना पड़ेगा ताकि हार्ट के पास थोड़ा आए, लंग्स के पास थोड़ा आए। इसके लिए हमने नाइट्रोग्लाइसरीन दी। समझ आई या नहीं आई? आइए सर। तरह की। ई से है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का मतलब ये है कि एंडोकार्डियम। अब देखो एंडोकार्डियम के साथ क्या एसोसिएटेड है? वेल्व्स। कौन एसोसिएटेड है? ये देखो, वाह। लेट सपोज ये आपका माइट्रल वाल्व है, ठीक है? ये माइट्रल वाल्व है। तो ये माइट्रल वाल्व किसके साथ कनेक्टेड है? ये जो साइड पे लेयर है, ये कौन सी है? ये एंडोकार्डियम है। इसके बाद होती है मायोकार्डियम, उसके बाद होती है पेरिकार्डियम। तो जो वाल्व हैं आपके हार्ट के, जो वाल्व्स हैं, ये किसके साथ कनेक्टेड हैं? एंडोकार्डियम के साथ। तो इसलिए जब एंडोकार्डाइटिस होगी यानी एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी, तो प्रॉब्लम किस में होगी? वॉल्स। वाल्व में। वाल्व में। तो मोस्ट कॉमन वाल्व कौन सा इन्वॉल्व होता है? इसको अपने निमोनिक से याद रखना है। रोमेटिक की स्पेलिंग ऐसी है ना, ए- तो ये MAT। मोस्ट कॉमन वाल्व जो इन्वॉल्व होता है वो है माइट्रल वाल्व। एम से माइट्रल वाल्व, ए से एआर्टिक वाल्व, टी से ट्राइकस्पिड वाल्व। सबसे ज्यादा कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होता है? माइट्रल, माइट्रल। उसके बाद एआर्टिक, उसके बाद ट्राइकस्पिड। पल्मोनिक वाल्व इन्वॉल्व नहीं होता। आपके हार्ट में ये चार वाल्व है ना, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, एआर्टिक और पल्मोनिक। तो ये तीन इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनिक नहीं होता। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा माइट्रल। तो मोस्ट कॉमन जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है? माइट्रल। अब इसमें भी, अब गौर से सुनो, एक होता है आपके पास एक्यूट रोमेटिक फीवर या अर्ली रोमेटिक फीवर, और एक वो जिसपे बहुत साल गुजर जाए, टाइम गुजर जाए। एक्यूट रोमेटिक फीवर, और एक होता है क्रॉनिक रोमेटिक फीवर या रिकरेंट रोमेटिक फीवर, यानी जो बार बार किसी बच्चे को हो, किसी बंदे को हो। तो गौर से सुनो, जो एक्यूट रोमेटिक फीवर है, इसमें माइट्रल वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम कौन सी होगी? माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी। क्या होगी? माइट्रल रिगर्जिटेशन, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिगर्ज होके ऊपर लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। समझ नहीं आई आप लोगों को? रावी। आइए सर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखो, लेट सपोज मैं इधर ही कर लेता हूं। यहां पे जब वो होती है, एंटीबॉडीज आती हैं और एंटीबॉडीज आके अटैक करती हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ना।
तो इन्फ्लेमेशन के साथ पल्मोनरी एडीमा होगा ना। यस यस और जब एडीमा होगा तो देखो ये इस माइट्रल वाल्व का एक लीफलेट है, और ये माइट्रल, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये माइट्रल वाल्व का एक लीफलेट है और ये दूसरा लीफलेट है। देखो ये माइट्रल वाल्व का एक लीफलेट है, ये माइट्रल वाल्व का दूसरा लीफलेट है। हाँ, तो जब अर्ली स्टेजेस में यानी एक्यूट स्टेजेस में यहाँ पे एंटीबॉडीज आएंगी, तो इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के साथ एडीमा होता है, और जब एडीमा होगा तो ये जो दो लीफलेट हैं, ये जो दो दरवाजे हैं माइट्रल वॉल के, ये सही तरीके से बंद नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो दोबारा ऊपर रिगर्ज करेगा। तो इसलिए अर्ली स्टेजेस में या एक्यूट स्टेजेस में माइट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होगी? माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी। क्रॉनिक में देखो, एक बंदा है उसको बार बार ये हो रहा है, क्या हो रहा है? बार बार रोमेटिक फीवर हो रहा है, बार बार एंटीबॉडीज बन रही हैं, या बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, यहाँ पे ये अटैक हुआ था, एंटीबॉडीज आई थी, इन्फ्लेमेशन हुई थी, और फिर उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट किया, फाइब्रोब्लास्ट ने फाइब्रोसिस की। तो जब फाइब्रोसिस हो जाएगी यहाँ पे, तो ये लुमेन तंग होगा या नहीं होगा? होगा सर। हाँ। तो अब जब है, क्या एट्रिया से इजिली ब्लड नीचे आ सकेगा? नो सर। क्योंकि ये रास्ता तंग हो गया है, यानी स्टीनोसिस हो गई है। तो लेट मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है? माइट्रल स्टीनोसिस। और अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है? रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन। आप इसको इस सर तरह ये भी याद दोबारा कर रिपीट सकते कर हो दीजिएगा बस कि जो प्लीज। अर्ली है ना, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि अर्ली स्टेजेस में, अर्ली में आर आता है तो इससे आप रिगर्ज याद रखो। देखो, एक बंदा है, बच्चा है, वो ठीक ठाक था, उसको गले के अंदर इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के रिस्पांस में इम्यून सिस्टम ने रिस्पांस दिया। वो रिस्पांस गलत हुआ, गलत इस तरह हुआ कि उसने अपने जिस्म के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बना दी। उनमें से कुछ एंटीबॉडीज आई और उन्होंने यहाँ पे माइट्रल वाल्व पे अटैक किया। तो जब माइट्रल वाल्व पे अटैक किया तो माइट्रल वाल्व के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन की वजह से एडीमा हो गया। और जब एडीमा हुआ, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, तो जब एडीमा हुआ तो एडीमा की वजह से, लेट सपोज ये एक लीफलेट है और ये दूसरा लीफलेट है, ठीक है। जब यहाँ पे एडीमा हुआ तो एडीमा की वजह से जो माइट्रल वेल्व हैं, इसके जो दरवाजे हैं, ये एक दूसरे से किधर चले गए? दूर चले गए। अभी और ये दूर। सही तरीके से, और ये इस तरह हो गया कि ये एडीमा की वजह से, फ्लूइड की वजह से ये इस तरह दूर चले गए। तो ये जब दूर चले गए तो ये सही तरीके से बंद नहीं होंगे। बंद नहीं होंगे तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड दोबारा ऊपर एट्रिया में जाएगा, यानी रिगर्जिटेशन होगी। अब यही बच्चा, अभी तो इसको रिगर्जिटेशन हो रही है, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो शुरू थी, जो एडीमा था, वो है 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। आखिर में क्या होगा? आखिर में ये आपका इम्यून सिस्टम तंग आ जाएगा कि भाई ये हर वक्त इधर एडीमा है, ये क्या फजूल बात है। तो वो इर्द गिर्द किसको स्टिमुलेट करेगा? फाइब्रोब्लास्ट को। अभी तो ब्लास्ट। जब फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होंगे तो फाइब्रोब्लास्ट आएंगे और वो क्या करेंगे? कोलाजिन फाइबर्स डिपॉजिट करेंगे, यानी फाइब्रोसिस करेंगे। तो जब फाइब्रोसिस होगी तो ये देखो कोलाजिन फाइबर डिपॉजिट हो गए। तो जब कोलाजिन फाइबर डिपॉजिट हो गए, अब ये लुमेन जो है वाल्व का, ये तंग हुआ है या नहीं हुआ? सर हो हो गया। गए सर। क्या अब ऊपर से ब्लड इजीली गुजर के नीचे आ सकेगा? सर नहीं आ नो सर। सके। नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये वेल्व का जो दरवाजा था, जो लुमेन था, जो ये वो होता है, ये तंग हो गया, स्टीनोसिस हो गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्रॉनिक उसमें हो जाती है स्टीनोसिस, और अर्ली स्टेजेस में होती है रिगर्जिटेशन। अर्ली स्टेजेस में रिगर्जिटेशन क्यों होती है? ड्यू टू एडीमा। लेट स्टेजेस एडिमा। में स्टीनोसिस क्यों होती है? ड्यू टू फाइब्रोसिस। फाइब्रो। समझ आई या नहीं आई? सर आ नहीं गई है। सर। तो अगर आपको लेट सपोज 5 साल का बच्चा दे, तो रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होगी? मतलब इनिशियल स्टेजेस है माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब अगर ये बच्चा 18 साल का हो जाए तो अब भी इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी? नो नहीं, नो अब सर। तो ये सर ना। क्रॉनिक हो गया है, अब माइट्रल स्टीनोसिस होगी। एडिमा की वजह से माइक्रोस्टिनोसिस हो गई। एडीमा की वजह से नहीं, नहीं, फाइब्रोसिस की वजह से। फाइब्रोस इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोस। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये आपके पास एंडोकार्डाइटिस हो गया, ये आपका हार्ट वाला वो पूरा हो गया। अब इसके अलावा पैथोलॉजी, क्योंकि मैं आपको लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये पैथो इंटीग्रेटेड इनटू मेडिसिन है, आपको पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो अब मैंने पैथोलॉजी में ये एशकॉफ बॉडीज पे भी बात करनी है। देखो इस बंदे के हार्ट के अंदर, इस बंदे बंदे के हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है ना, यस ये सर। सर। एंडोकार्डियम में भी हो सकती है, पेरिकार्डियम में भी हो सकती है, मायोकार्डियम में भी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन हुई है क्योंकि एंटीबॉडीज आई थी और उन्होंने यहाँ यस। पे अटैक किया था, अपनी जिस्म की एंटीबॉडीज थी। तो जब इन्फ्लेमेशन हुई है तो गौर से सुनो, हार्ट के अंदर जिस जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है उस जगह पे इस बंदे में एशकफ बॉडीज बन जाएंगी। एक्यूट रोमेटिक फीवर यानी रोमेटिक हार्ट डिजीज में जब हार्ट इन्वॉल्व होता है और हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो हार्ट के जिस एरिया में, चाहे मायोकार्डियम हो, चाहे एंडोकार्डियम हो, चाहे पेरिकार्डियम हो, जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पे ये बॉडीज बन जाएंगी। उन बॉडीज को हम एशकफ बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक दे है। आर पैथोग्नोमोनिक ऑफ रोमेटिक फीवर। पैथोग्नोमोनिक का क्या मतलब, ये कहीं और नहीं होती, किसी और पैथोलॉजी में, किसी और डिजीज में, टिश्यूज में ये नहीं होती। तो अगर एशकफ बॉडीज की बात हो, इसका मतलब कंफर्म किसकी बात हो रही है, रोमेटिक फीवर की बात हो रही रोमेटिक। है। ये जो एशकफ बॉडीज हैं ये क्या है, जिस जगह पे हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है उस इन्फ्लेमेशन में ये वाला सीन होगा। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा, लेकिन ये जो सीन है, ये जो जगह है, ये जो लीजन है, इसको हम एशकफ बॉडी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखो इर्द गिर्द ये क्या है, ये हार्ट के मसल हैं, ये देखो ये नॉर्मल, ये देख रहे हो, यस सर। ये क्या है, ये हार्ट के मसल्स हैं, मायोकार्डियम है, कार्डियक मायोफाइबर, यानी ये मायोकार्डियम है। ये जो एरिया है ये, इसको मैंने अंदर बंद कर दिया, ये एशकफ बॉडी है। अब एशकफ बॉडी के सेंटर में क्या होता है, देखो इन्फ्लेमेशन हुई है ना, तो इन्फ्लेमेशन के साथ तो नेक्रोसिस भी होती है। तो ये जो सेंटर में ये जो है ये, दिस इज फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। एशकफ बॉडी के देखो ये एशकफ बॉडी है। मैं समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? सर आ रही है। आ रहे हैं सर। लेट मी चेंज, ये जो है ना ये दरमियान में एशकफ बॉडी है। एशकफ बॉडी के अंदर ये जो है ये क्या है, ये फिब्रिनाइड नेक्रोसिस है। समझ आइए, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस है सेंटर में ये। अब इसके अलावा ये जो है, ये जो सेल्स हैं ये मैक्रोफेजेस हैं। क्या है, मैक्रोफेजेस। ये सेल्स क्या है, मैक्रोफेजेस। ये जो है ये जो कैटरपिलर की तरह नजर आते हैं, कैटरपिलर कभी आप लोगों ने देखा है, जिसकी बहुत सारे टांगे होती हैं, एक कीड़ा है जिसकी बहुत सारे टांगे होती हैं। ठीक है, तो कैटरपिलर की तरह ये जो है ये बेसिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है। यानी ये मैक्रोफेज हैं ये, मैं पेन का थोड़ा छोटा कर दूं, ये मैक्रोफेज है ये। और ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो इससे ये बन जाता है। इस एक्टिवेटेड मैक्रोफेज को हम क्या कहते हैं, एनिट्को सेल। एक दफा फिर सुनो, हार्ट के अंदर जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है उस जगह को हम एशकफ बॉडी कहते हैं। अब इस एशकफ बॉडी के इर्द गिर्द हार्ट के सेल्स होते हैं, यानी कार्डिक मायोफाइबर्स होते हैं। इस के अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस होती है जिसको हम फिब्रिनाइड नेक्रोसिस कहते हैं। इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं और कुछ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि कैटरपिलर की तरह नजर आते हैं, जिसको हम एनिट्को सेल्स कहते हैं। और ये बहुत सारे एनिट्को सेल जब मिल जाएं तो इससे एक जायंट यानी बड़ा सेल बनता है जिसको हम एशकॉफ जायंट सेल बोलते हैं। ये देख रहे हो, इसके अंदर ये बहुत सारे ये एक एनिट्को सेल, ये दूसरा एनिट्को सेल, ये तीसरा एनिट्को सेल,
जब ये इनिट्स सेल किसी एक जगह पे एक बहुत बड़े सेल के अंदर जमा हो जाएं, जैसे ये वाला, तो इस बड़े सेल को हम क्या कहते हैं? एस्कॉफ जाइंट सेल। स्कोप बॉडी। एस्कॉफ जाइंट सेल। समझ आई या नहीं आई? सर आ गई नहीं है। है सर। एक दफा फिर जल्दी जल्दी देखो। हार्ट के अंदर जहां पे ये एंटीबॉडीज आई हैं और उन्होंने क्रॉस रिएक्ट किया है और इन्फ्लेमेशन करवाई है, इस जगह को, इस लीजन को हम कहते हैं एशकॉफ बॉडी। ये सिर्फ रोमेटिक हार्ट डिजीज में देखी जाती है। इस एशकॉफ बॉडी के अंदर नॉर्मली नॉर्मल मैक्रोफेज होते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल मैक्रोफेज है। ये एक ये एक नॉर्मल मैक्रोफेज है। तो एक तो हो गए मैक्रोफेजेस। दूसरा, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी होते हैं, जैसे ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हैं जो कि कैटरपिलर की तरह नजर आते हैं और जिनको हम एनिट्स सेल्स भी कहते हैं। तो एनिट्स सेल्स आर बेसिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये एनिट्स सेल अगर किसी एक बड़े सेल के अंदर जमा हो जाएं, जैसे ये एक बड़ा सेल है और इसके अंदर ये एक यूनिट को, ये दूसरा यूनिट को, ये तीसरा यूनिट को, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो इसको हम कहते हैं एस्कॉफ जायंट सेल। यानी जब मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्यूज्ड यूनिट्स को सेल्स हों, किसी एक जगह पे बहुत सारे यूनिट्स को सेल्स फ्यूज है, जिसको एस्कॉफ जायंट सेल कहते हैं। तो दिस इज एस्कॉफ बॉडी एंड दिस इज पैथोग्नोमोनिक ऑफ रोमैटिक फ्यूअर। यानी सिर्फ रोमैटिक फ्यूअर में होती है। समझ आई ये पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू? यस यस सर सर। यस अब सर। आगे हमारा इजी है, सर। बस आगे हमारे 5 मिनट लगेंगे। जे हो गया यानी जॉइंट्स के अंदर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। ओ हो गया यानी हार्ट। अब एन है नोड्यूल। तो इस बंदे के स्किन के नीचे यानी सब क्यूटेनियस नोड्यूल बनेंगे, जैसे ये देखो है, ये देख रहे हो, यस ये सर। घुटने के ऊपर स्किन के नीचे नोड्यूल है, ये देख रहे हो, ये नोड्यूल्स देख रहे हो स्किन में? यस सर। तो ये सब यस। क्यूटेनियस नोड्यूल है। तो ये नोड्यूल्स बन जाते हैं क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी उन्होंने आके स्किन पे भी अटैक किया था, जिसकी वजह से स्किन में ये नोड्यूल बने हैं। लेकिन ये नॉन टेंडर होते हैं, यानी दर्द नहीं करते टच करने से। मोबाइल होते हैं, यानी इनको आप अगर हिलाने की कोशिश करोगे तो हिलेंगे। और एक्सटेंसर डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी हाथ का जैसे एक फ्लेक्सर साइड है और एक एक्सटेंसर साइड है, तो एक्सटेंसर साइड पे होते हैं। ठीक है। जैसे ओलेक्रिनन, जो कोहनी का जो वो पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम ओलेक्रिनन कहते हैं। ऑक्सीपिटल सर में भी हो सकते हैं। और इन नोड्यूल्स के नाम क्या हैं? इनको हम कौन से बहुत नोड्यूल्स कहते हैं? ओसलर ओस नोड्यूल। ओसलैंड। सर एक्सटेंशन ई से होने की रीजन एरिथेमा क्या है? मार्जिनल। बस ये इसकी एग्जैक्ट काज मालूम नहीं है कि ये सिर्फ एक्सटेंसर रीजन पे क्यों बनते हैं, फ्लेक्सर साइड पे क्यों नहीं बनते, लेकिन यूजुअली ये एक्सटेंसर साइड पे बनते हैं। ई से एरिथेमा मार्जिनल। देखो एरिथेमा किसे कहते हैं? रेडनेस को। ठीक है। तो ये एक ऐसी रेडनेस है जिसकी एक क्लियर बाउंड्री है, ये देखो, देख रहे हो, और यस सेंटर सर। में क्लियर है। जैसे ये रेडनेस और सेंटर में बिल्कुल क्लियर, दरमियान में क्लियर है। यस सर। तो ये एरिथेमा मार्जिनेटम टाइप का एक सर्कुलर रैश, सर्कुलर है या नहीं है? यस सर। विथ पेल सेंटर, यानी दरमियान में, ये दरमियान में पेल है, दरमियान में सेंटर पेल है, सेंटर पेल है। समझ नहीं आई? और ये सर। नॉन प्रोरिटिक होता है, यानी खारिश नहीं करता। प्रोराइटस कहते हैं खारिश को। नॉन प्रोरिटिक मीन जो खारिश ना करे। एरिथमेटस मीन रेड। तो रेड, खारिश ना करने वाला, सर्कुलर रैश जिसका जो सेंटर है वो पेल है। ऐसे हैं सिडेनहम कोरिया। अब सिडेनहम कोरिया के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा। ये देखो, ये स्क्रीन आप लोगों ब्रांचिंग को नजर मूवमेंट आ हो रही गया। है? यस सर। यस सर। अब इस बच्चे को देखो, इसको सिडेनहम कोरिया है। वीडियो चल रही है ना? यस सर। ये देखो, ये हाथ इसका ठीक है, ये वाला हाथ ठीक है, लेकिन ये दूसरा हाथ है, देखो पर्पसलेस मूवमेंट हो रही है। खुद ब खुद उसका पांव देखो, राइट पांव, राइट पांव देखो खुद ब खुद हरकत कर रहा है। अब ये देखो, ये मिल्क मैट साइन है। जब जैसे हम उसको धोते हैं ना, गाय का दूध निकालते हैं, तो उसके जो तन है उसके ऊपर हाथ रख के औरतें इस तरह करती है ना, ये देखो यस इस सर। तरह करके दूध निकालती हैं, करती है ना। तो ये मिल्क मैट साइन है। देखो खुद ब खुद खामखा, बगैर किसी वजह के, इसकी एक साइड का हाथ और एक साइड का पांव हिल रहा है।
ये देखो अभी जब टंग निकालेगा जबान, तो इसकी जबान एक जगह पे नहीं रुकेगी, इधर उधर हरकत कर रही है, देख रहे हो? यस सर। देख रहे हो? इसको डार्टिंग टंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वीडियो देख ली। यस सर, ये यस वीडियो सर। सर। ये सेडेनहम कोरिया था, देखो ये लेट न्यूरोलॉजिकल फीचर है, यानी ये बिल्कुल उसी टाइम नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है। और ये क्यों होती है इन लोगों में? क्योंकि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी ना, वो इस बंदे के यस। दिमाग के अंदर जो बेजल गैंग्लिया है, बेजल गैंग्लिया का काम क्या होता है? आपकी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। आप ये जो हरकत करते हो, इस हरकत की कोऑर्डिनेशन को और तरतीब की जिम्मेदारी किसकी है? बेजल गैंग्लिया की। बे- बेजल गैंग्लिया के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कार्डियक न्यूक्लियस कहते हैं। जिन लोगों को एक्यूट ट्रोमेटिक फीवर होता है, इन लोगों में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज जाके इस बंदे के दिमाग के अंदर जो बेजल गैंग्लिया है, बेजल गैंग्लिया के अंदर जो कार्डियक न्यूक्लियस है, उस पे भी अटैक करती हैं। और जब कार्डियक न्यूक्लियस पे अटैक हो और वो डैमेज हो, तो आपकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है, और फास्ट, पर्पसलेस, इनवॉल्यूंटरी, यानी खुद ब खुद डायस्टल मूवमेंट्स होती हैं। डायस्टल मीन मतलब अगर आपका हाथ है तो आपके जो बाजू में नहीं होगी, बल्कि किधर होगी? बिल्कुल हैंड, हाथों में होगी। पांव है तो बिल्कुल जहां जिसमें आप फुट है, जो आपका फुट है उसमें होगी, यानी डायस्टल। खुद ब खुद, पर्पसलेस, बगैर किसी वजह के खुद ब खुद होने वाली जो मूवमेंट्स हैं, इसको हम सेडेनहम कोरिया कहते हैं। आप जब इस बंदे को एग्जामिन करोगे तो डार्टिंग टंग होगी। डार्टिंग टंग किसे कहते हैं? इनएबिलिटी टू कीप द टंग इन स्टेबल पोजीशन। इसकी जो टंग है, ये कभी एक साइड पे होगी, कभी दूसरी साइड पे होगी, कभी एक साइड पे, कभी दूसरी साइड, स्टेबल इसको नहीं रख सकेगा। और मिल्क मैड ग्रिप, आप जब इसको कहोगे कि मेरे हाथ को, मेरी उंगलियों को ग्रिप करके पकड़ लो, तो ये एक जगह पे नहीं पकड़ सकेगा, ये इधर उधर हरकत करेगा। जिस तरह आप बकरी से या उसे दूध निकालते हो, मिल्क मैड जो होता है, जो दूध निकालने वाला होता है, वो जिस तरह हरकतें करता है, हाथ को हिलाता है, इस तरह इसके हाथ हिलेंगे। मैनेजमेंट क्या है? सेडेनियम कोरिया खुद ठीक हो जाता है, यानी सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। 6 महीने से 12 महीने तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक ना हो, तो हम इनको मेडिकेशन दे सकते हैं, वालप्रोएट या हेलोपेरिडोल या स्टीराइड्स। ठीक है, ये हम दे सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। तो ये क्विक रिव्यू हम करेंगे। देखो, जो आर्थराइटिस था उसको हम एस्पाइरिन देते थे, जो पेरिकार्डाइटिस था उसमें हम स्टीराइड देते थे। जो सिडेनहम कोरिया है, वैसे तो खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सीवियर कोरिया हो और ठीक ना हो रहा हो, तो फिर हम वल्प्रोएट, हेलोपिरिडोल और स्टेरॉइड देते हैं। ये हमने पढ़ लिया ना। अब यस सर। आखिरी बात आती है, क्योंकि बहुत काम की बात है। आपने इस बच्चे को या इस बंदे को बेंजाथाइल पेनिसिलिन के इंजेक्शन देने हैं हर 3 हफ्तों के बाद। सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजेक्शन हम क्यों दे रहे हैं? क्या ये मसला, ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा इस इंजेक्शन से, पेनिसिलिन से? सर, क्या ये हम इसलिए दे रहे हैं कि इसके गले के अंदर जो सोर थ्रोट हुआ है ये ठीक हो जाए? इंजेक्शन देखो पेंसिलिन। देखो नो देखो सर। देखो देखो, क्यों दे सर रहे हैं ये हम? हम प्रोफाइलैक्सिस करेंगे इसकी। वेरी जी सर। गुड। देखो, हमें ये पता चल गया कि भाई इस बंदे में मामलात खराब हो जाते हैं जब इसका गला खराब होता है। जब इसका गला खराब होता है, इस बंदे का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करती हैं हमारे जिस्म के हार्ट के साथ, जॉइंट्स के साथ, स्किन के साथ, ब्रेन के साथ। हमें पता चल गया है ना कि इस यस सर। बंदे यस में सर। ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बचाएंगे कि इसको गले का इन्फेक्शन दोबारा ना हो। क्योंकि गले का इन्फेक्शन अगर दोबारा होगा तो दोबारा उसको ये मसले होंगे, और बार बार अगर ये मसले होंगे, तो हमने पढ़ा है ना, अगर बार बार मसले हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? हार्ट का। हार्ट का। इस बच्चे डेथ हो सकती है ड्यू टू मायोकार्डाइटिस। इस बच्चे में माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टिनोसिस हो सकती है, फिर इसको मसले होंगे। माइट्रल स्टिनोसिस की वजह से मसले होंगे, माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से मसले होंगे। तो हम चाहते हैं कि बार बार अब इसको दोबारा फ्यूचर में गले का इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली हर 3 हफ्ते बाद बेंजाथीन पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे इंट्रामस्कुलर, ताकि फ्यूचर सोर थ्रोट ना हो। अब कितने अरसे के लिए देंगे? कितने अरसे के लिए देंगे? देखो, अगर एक दफा
इस बच्चे के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम डिवेलप हो गई हो, क्या डिवेलप हो गई हो, हार्ट की हार्ट की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिवेलप, देखो एक तो ये है कि रोमेटिक फीवर हुआ, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हुई, स्किन के ऊपर नोड्यूल नजर आ गए, लेकिन वो जो है दिल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ, या सिर्फ पेरिकार्डाइटिस हो गई या सिर्फ मायोकार्डाइटिस हो गई, लेकिन वाल्व ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन वगैरह या कोई और एआर्टिक रिगर्जिटेशन या कोई वेल्वुलर इशू नहीं था। तो हम या या उससे पहले हम सिंपली पढ़ लेते हैं कि भाई एक बच्चे को रोमेटिक फीवर हुआ, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया पे डायग्नोसिस भी हो गया, तो हम इस बच्चे को कब तक बेंजाथाइल पेनिसिलिन देंगे जिसको सिर्फ रोमेटिक फीवर हुआ हो, हार्ट इन्वॉल्व ना हुआ हो, हार्ट इन्वॉल्व ना हुआ हो, तो हम जब तक इस बच्चे की 21 साल की उम्र नहीं होती तब तक हम देंगे। यानी अगर लेट सपोज इसकी उम्र 10 साल है, तो 21 साल तक कितने कितने साल रहते हैं, 11 11। 10। तो इसको मजीद 11 साल तक आपने हर 3 हफ्ते बाद ये इंजेक्शन देना है, ठीक है। और अब लेट्स सपोज किसी बच्चे की उम्र 18 साल, तो अब 21 साल तक कितना टाइम रहता है, 3 साल। 3 साल। 3 साल। तो अब हम 3 साल नहीं देंगे, अब हम 5 साल देंगे। जो सबसे ज्यादा हो वो आपने फॉलो करना है, विच एवर इज लॉन्गर उसको आपने फॉलो करना है। एक दफा फिर एक बच्चा था, उसको रोमेटिक फीवर हुआ, हार्ट इन्वॉल्व नहीं था, तो जब तक इसकी उम्र 21 साल नहीं हो जा, मतलब 21 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक इसको हमने बेंजाथीन पेनिसिलिन देनी है हर 3 हफ्ते बाद एक इंजेक्शन। लेकिन अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब इस बंदे की उम्र ही 20 साल है, तो क्या इसको हम सिर्फ 1 साल मजीद इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं, नहीं, 5 साल। आप इसको 5 साल लगाएंगे। समझ गई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक दूसरा बंदा है, उसको रोमेटिक फीवर हुआ और साथ में हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया, यानी अब रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गई, लेकिन उसके वाल्व ठीक है, कोई माइट्रल वाल्व, कोई एआर्टिक वाल्व, कोई ट्राइकस्पिड वाल्व डैमेज नहीं हुआ, यानी कोई वाल्व के अंदर लीजन नहीं हुआ, तो इसको भी हम कितने तक देंगे, 21 साल तक। 21 साल तक। लेकिन अगर वो 21 साल के नजदीक हो, मिसाल के तौर पर उसकी उम्र 15 साल है, तो 15 से 21 तक कितने बनते हैं, सर 6। 6। तो क्या अब इसको हम 6 साल देंगे, नहीं, 10 10 साल। साल देंगे। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई है सर समझ। फार्मूला या बड़ा अगर अजीब इसको नहीं मैं है सर। मजीद, कभी मैं इसको ज्यादा है मजीद तो नहीं नहीं, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये अल्फाज मेरे आप लोगों ने गौर से सुनने हैं। सिर्फ रोमेटिक फीवर हो जाए तो हमने 5 साल बेंजाथीन पेनिसिलिन देनी है। कितने साल, 5 साल। 5 साल। या जब तक इस बच्चे की उम्र 21 साल ना हो जाए तब तक देनी है। मिसाल के तौर पर अगर तो ये 21 साल के नजदीक, मिसाल के तौर पर देखो, अगर बच्चे की उम्र 10, एक बच्चा है उसकी उम्र 10 साल है, और 10 साल से और इसको रोमेटिक फीवर हो गया, तो 21 साल तक ये कितने बनते हैं, 11 साल ना। 11 साल। यस और दूसरी हमारे पास खाने में दूसरा क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर। 5। तो मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूं, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 11 या 5, 11। 11। तो विच एवर इज लॉन्गर, जो इन दो में सबसे ज्यादा होगा उतने ड्यूरेशन के लिए आपने देनी है। लेट सपोज इस बच्चे की उम्र 10 नहीं है बल्कि 15 है, तो अब 15 से 21 तक कितने साल बनते हैं, 6। 6। 6। अब 5 ज्यादा है या 6, सर 6। 6। 6 साल देनी है। अब लेट सपोज इस बच्चे की उम्र 19 साल है, अब 19 से 21 तक कितने बनते हैं, 2। सर 2। 20 21 2। अब 2 ज्यादा है या 5, सर 5।
अब आपने 5 साल देनी है। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ गई सर हाँ। आज समझ। इन दो में से जो सबसे ज्यादा हो उतना टाइम के लिए आपने देना है। अब अगर वाल्व इन्वॉल्व हो ना हो, सिर्फ रोमेटिक हार्ट डिजीज हो, जैसे मायोकार्डाइटिस हो गई हो या पेरिकार्डाइटिस हो गई हो, लेकिन एंडोकार्डाइटिस नहीं हुई, वाल्व इन्वॉल्व नहीं हुए, तो आपने 10 साल देनी है, या जब तक इसकी उम्र 21 नहीं हो जाती। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन बनेगी उतना ही देना है आपने। ठीक है? यस सर। यानी मिसाल के तौर पर अगर बच्चे की उम्र 8 साल है और उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है, वेल्व की लीजन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये कितना है? 21। तो इस बच्चे की उम्र 8 साल है, 21। और यहाँ पे हमारे पास कितना है ये? 10। तो मैं इधर 10 लिख लेता हूँ। अब 8 से 21 तक कितने बनते हैं? 13 साल। 13। 13। तो अब 13 और 10 में ज्यादा कौन सा है? 13। 13। तो हमने 13 साल दे दी। ठीक है? अब एक बच्चा है, उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज भी हुई है और साथ में वाल्व भी इन्वॉल्व हो गए हैं। इनको भी आपने 10 साल तक देनी है, या जब तक इनकी उम्र 40 साल ना हो जाए। इन दोनों में से जो लांगर बनती हो वो आपने कराए। मिसाल के तौर पर बंदे की उम्र है 20 साल, तो 40 तक कितने बनते हैं? 20। 20। 20। और इस साइड पे हमने क्या लिखा हुआ है? 10। 10। तो नीचे में 10। तो अब 10 ज्यादा है या 20 ज्यादा है? सर 20। तो 20 साल तक देंगे। तो इससे हमें यह पता चला कि जो अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो और वाल्व इन्वॉल्व हो जाएं, तो इन लोगों में ड्यूरेशन जो है वो क्या हो जाती है? ज्यादा। ज्यादा अरसे के लिए आपने इसको बेंजाथीन पेनिसिलिन देनी है। अगर कोई बंदा पेनिसिलिन को एलर्जिक हो, तो फिर तो हम उसको बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं दे सकते, तो अब हम उनको क्या देंगे? इजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक और एंटीबायोटिक। तो ये आपके पास जो है क्या था? सर अगर एक दोनों यूज। की रेजिस्टेंस हो जाए फिर? फिर इसके बाद हमारे पास सल्फाडायाजीन है। रेजिस्टेंट नहीं होती। देखो ये आप ट्रीटमेंट के लिए तो यूज नहीं कर रहे हो ना, ये तो आप यस सर। प्रोफाइलिक्सिस के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन सर एक लंबे अरसे के लिए अगर देंगे तो एटलीस्ट रेजिस्टेंस में भी हो जाए। रेजिस्टेंस अगर हो जाए तो फिर हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, जैसे सल्फाडायाजीन है। यस। सल्फाडायाजीन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर, लेकिन थैंक यू। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेंजाथाइल पेनिसिलिन ही यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है? तो इस टॉपिक की आप लोगों को समझ आ गई? मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया की समझ आ गई? यस यस सर। सर। यस सर। कोई मुझे बता दे मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया किसे कहते हैं? सर मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया में हम एक कोई ना कोई एक एविडेंस लेते हैं, और या तो दो मेजर क्राइटेरिया साथ में होंगे या या एक माइनर। एविडेंस। दो माइनर और एक एविडेंस किस मेजर। चीज का? सर एविडेंस सर किस टेस्ट। चीज का? एविडेंस के उस बच्चे में पहले इन्फ्लेमेशन, पहले इन्फेक्शन हुआ था बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ए का। वेरी गुड। वेरी गुड। तो अगर ये सबूत आपके पास हाथ में हो और यस। क्राइटेरियाज में दो मेजर क्राइटेरिया पूरे हो जाएं, या एक में। सबूत हाथ में हो और दो माइनर और एक मेजर क्राइटेरिया पूरा हो जाए, यस सर। डायग्नोसिस बन जाएगी रोमेटिक फीवर की। आई होप कि ये आप लोगों को सारा समझ में आ गया है। सर आ गया यस सर। सर। यस। अच्छा। सर थोड़ी सी ये जो पैथोलॉजी रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज, ये जो हमने पढ़ा था ना कि इनमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ये हमने पढ़ा था ना। यस सर। यस यस सर सर। फर्स्ट। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ना, ये ऐसे नोड है, हाँ, ये एवी नोड है, ये बंडल ऑफिस है, और ये इस तरह आपका हार्ट का। अच्छा, अब इन लोगों में होता क्या है? ये जो एसए नोड और एवी नोड के दरमियान फाइबर्स है ना, एसए नोड और एवी नोड, इनके दरमियान ये जो कंडक्टिंग फाइबर है, इसके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है? एशकफ बॉडीज। इसको। एशकफ डिपॉजिट। तो मैं कैसे नोड से जो करंट आएगा एवी नोड में वो बहुत स्लो पहुंचेगा,
के दरमियान जंप यस बन सर। गए हैं, एशकफ बॉडीज जमा हो गई हैं, इसलिए पीआर इंटरवल लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नोट से ए नोट पहुंचने में, करंट पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इसकी वजह से पीआर इंटरवल भी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इन लोगों में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इंशाल्लाह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे।